नमस्कार, मैं तहसीन फातिमा, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे फेफड़ों के कैंसर के बारे में। जानेंगे क्या कारण है जिससे फेफड़ों का कैंसर होता है, जानेंगे क्या कुछ लक्षण हैं जो फेफड़ों के कैंसर के दौरान देखे जाते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर से जानेंगे क्या कुछ उपचार हैं फेफड़ों के कैंसर के। फेफड़ों के कैंसर के कारण क्या है, धूम्रपान से फेफड़े में कैंसर हो जाता है, धूम्रपान करने से और जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण, सेकेंड हैंड स्मोक का एक्सपोजर, रेडॉन गैस के कारण, भ्रामक और अन्य कार्सिनोजेंस के संपर्क में आने से कैंसर होने की बीमारी होती है फेफड़ों में, जिससे कि फेफड़े का कैंसर होता है। तो फेफड़ों के कैंसर के कितने प्रकार है, थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। एडेनोकार्सिनोमा, इस प्रकार के भी कैंसर होते हैं फेफड़ों के। खून की खांसी और छाती में दर्द, ये लक्षण आने लगते हैं जब आपको फेफड़े का कैंसर हो जाता है। आवाज, बैठना और वजन कम होना फेफड़ों के कैंसर के लक्षण है। सिर दर्द और हड्डियों में दर्द होना। ये फेफड़ों के कैंसर के लक्षण है। कितने प्रकार के होते हैं? स्मॉल सेल लंग कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, काइंड ऑफ कैंसर होते हैं। और क्या कुछ लक्षण इसके हैं ये भी हमने आपको बताया। ज़्यादा जानकारी हम जुटाएंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे और दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा अवेयरनेस की फेफड़ों के कैंसर से कैसे बचा जाए। कई प्रकार के फेफड़े के कैंसर होते हैं, लेकिन इन फेफड़ों के कैंसर के पीछे की वजह क्या होती है? क्या ये जेनेटिक होता है या फिर इसके पीछे के कारण होते हैं? इन सभी की जानकारी जुटाएंगे हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर आनंद जी टीवी 100 में। डॉक्टर आनंद जी, सबसे पहले जानेंगे ये जो फेफड़े के कैंसर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा बात बताया कि कुछ लोग में जेनेटिक होता है और कुछ लोगों में सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी का मतलब, जेनेटिक का मतलब कि बचपन से ही वो कीटाणु का जीन का कीटाणु बनाने का और फिर उसका मॉडिफिकेशन करने का क्षमता होता है। इसमें कीटाणु तो नहीं होता, इसी को सेल्स मॉडिफाई हो जाता है और बाद में जाकर कैंसर बन जाता है। क्योंकि दो प्रक्रिया है कैंसर बनने का। पहला तो सेल्स का ग्रोथ बढ़ता ही जाता है और बढ़ने के कारण दोबारा जो है डिस्ट्रक्शन होता है इसका, इसलिए वो नॉर्मल होता है। लेकिन कैंसर के केस में बढ़ता ही जाता है और ग्रोथ अनलिमिटेड होने के कारण वो कैंसर सेल कहलाता है तथा वो तरह के आसपास में दबाव और हार्मोन प्रोड्यूस करता है और लिमिटेड हो जाता है, इसलिए वो कैंसर होता है। अब ये समस्या है कि दो तरीके का मेन होता है। पहला तो हमने आप बता दिया कि जेनेटिक है और दूसरा जो है एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड का मतलब बाहर से इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण भी कैंसर बन गया। जैसे सिगरेट पीना हुआ, तंबाकू खाना हुआ, गले के साथ जुड़ा हुआ चीजें हैं, धुआं नीचे आती है तो उससे इरिटेशन होता है। कई बार जो है कुछ ऐसी फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं जहाँ पे उससे बात ज़्यादा निकलता है, उससे भी सेल्स डैमेज होता है फेफड़े का, उससे भी कैंसर हो जाता है। सिगरेट मेन चीज है तथा दूसरी चीज को आजकल जैसे अभी ये वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, इससे भी होता है। और ये इन्फेक्शन कई बार जो है लीवर में भी हो जाता है, कई बार जो है ग्लैंड से भी हो जाता है और मेनली लंग्स में ज़्यादा होता है। इसको कई तरीके से क्लासिफाई भी किया गया है, तो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है। इसलिए उसमें हम लोग एक बोर्ड बैठाते हैं कि कैसे डायग्नोसिस किया जाए। सबसे पहले जो सिम्टम आपने सीखा कि
उसमें वेट लॉस बहुत तेजी से होता है, फीवर हो या ना हो, पेट में पेन होने लगता है तथा कई बार ब्लड का कम आ जाता है। तो ये पहले सोचते हैं हम लोग कि ये हो सकता है टीबी हो, फिर टीबी का इलाज स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सिंपल एक्सरे से इसकी डायग्नोसिस नहीं होती। इसकी डायग्नोसिस के लिए एफएमएससी होता है, जिससे कि नीडल से एस्पायरेट करके सेल्स को देखा जाता है। फिर दूसरी जो डायग्नोसिस होती है पीईटी कहते हैं, पेट सीटी, उसमें जो भी कैंसर का सेल होगा पीले कलर का होता है, जिससे कि एकदम क्लियर कट डिमार्केशन हो जाता है कि ये कैंसर है और इसमें ये सीरियस केसेस नहीं है। तो यही मेन इसमें चुनाव करना होता है और इसके लिए हम लोग वोट लगाते हैं, जिसमें कि इसमें कीमोथेरेपी क्या दिया जाए, सर्जरी क्या दिया जाए। अगर सर्जरी करने लायक है तो इसमें काट के निकाल दिया जाता है, अगर नहीं है तो कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कैंसर के क्या ठीक होने के चांसेस होते हैं या फिर ये बहुत घातक बीमारी है, इसको ठीक होने के लिए बहुत ज्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि फेफड़े का मेरे ख्याल से ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। बात बिल्कुल आप सही कही है कि फेफड़े में सर्जरी करना थोड़ा सा दिक्कत बात है, खतरनाक तो होता ही है, कोई भी कैंसर से डेथ करना बड़ा आसान काम नहीं है। कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी ये तीन चीजें हैं। अगर रेडियोथेरेपी भी दे रहे हैं तो उससे नॉर्मल सेल भी होते हैं और कोई इसमें केवल ब्रेस्ट कैंसर को छोड़ के अभी तक कोई भी ऐसा कैंसर नहीं है जो कंप्लीट क्यूरेबल है। तो इसमें काट को निकाल दिया जाता है और कीमोथेरेपी देके ये रेडियोथेरेपी दे दी जाती है, तो उससे बंदा 5 साल से 15-20 साल तक जिंदा रह जाता है। यानी कि उम्र भी कम हो जाती है, भले ही कीमोथेरेपी हो, किसी भी थेरेपी से ठीक कर लिया जाए, अगर वो ठीक भी हो जाता है तो उस शख्स की उम्र कम रहती है, यानी बहुत रिस्क पर वो जीता है अपनी जिंदगी। वो गिनती का जिंदगी होता है, आज जी लिया कल जी लिया, इस तरीके से 5 साल जी लिया 7 साल जी लिया। तो इसमें सबसे कष्टदायक जो चीजें है वो लंग कैंसर है, क्योंकि इससे हवा भी नहीं है और हवा से जिंदा भी रहना है और भी इन्फेक्शन इसमें हो जाता है, फंगस का भी हो जाता है, बैक्टीरिया का भी होता है, टीबी का भी हो जाता है। इसलिए खतरनाक है, 4-5 साल मैक्सिमम आदमी जिंदा रह जाता है। इसलिए प्रिडिक्शन नहीं कर सकते जब तक कि वो इससे ना दवाई दे। और डॉक्टर आनंद जी ये भी जानना चाहेंगे, अगर किसी को हो जाता है लंग्स कैंसर, इन्फेक्शन होने लगता है, उनको खाने पीने की कितनी दिक्कतें होती हैं और किस तरीके का उसकी लाइफ में रिस्क आ जाता है, किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए ताकि ये आगे ना बढ़े, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो सिगरेट और बीड़ी ये दोनों चीज अगर स्मोक करते हैं या सिगरेट पीते हैं, गाँव में हुक्का पीते हैं, ये सारी चीजें सबसे पहले बंद करनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण जो है इरिटेशन होता है लंग्स में और लंग्स किसी इरिटेट होकर और फैलना चालू हो जाते हैं तथा तरह तरह से कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ता है, ब्लड आने लगता है श्वास में। दूसरा चीज आप पहले देखिए कि साथ में कोई और डिजीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, अगर शुगर है तो शुगर कंट्रोल करना होता है। तीसरी चीज ब्लड प्रेशर को भी चेक करना होता है कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। चौथी चीज कोई सुपरनेटेड इन्फेक्शन तो नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, फंगस तो नहीं है, कोई और साथ में बीमारी तो नहीं है। इसको चेक करने के बाद और अच्छी डाइट लेनी होती है, अच्छी डाइट में प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लिया जाता है तथा सबसे बढ़िया बात है हरी सब्जियाँ, हरे फल तथा जितने भी जो वेजिटेबल्स है वो बड़ा फायदा है, मिक्स थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, दूध में व्हाइट एग लिया जा सकता है, मक्खन और घी से इसकी थोड़ी सी कम हम लोग एडवाइस देते हैं। वनीला एक होती है बाहर विदेशों में, वो दे सकते हैं, इसमें उलाई वाले भी करते हैं उसको। तो इस तरीके से विटामिन ए की भी बहुत अच्छा रोल है, विटामिन सी का भी बहुत अच्छा रोल है। आप इसको कीजिए, फोलिक एसिड कीजिए, हाई कैलोरी कीजिए, आपका सर्वाइवल, आपके पेशेंट का सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। और वॉचफुल रहिए कि इसमें कितना डैमेज हो रहा है। तो कीमोथेरेपी जो हम लोग देते हैं इससे अब नॉर्मल सेल तो डैमेज होता ही है, साथ में और भी सेल डैमेज हो जाते हैं बॉडी के। किडनी में कई बार ब्लॉकेज दिया जाता है, कई बार नॉर्मल सेल मैंने थोड़ा सा पार्ट अगर कैंसर का है तो वो तो ठीक हो गया, साथ में आस पास के भी सेल को डैमेज कर देता है।
तो वो बाकी चीजों को हम लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, लेकिन सर्वाइवल रेट उसका बहुत ही कम है लंग कैंसर में। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एडिनोकार्सिनोमा वगैरह में कम हार्मोन की ऐसे बनने लगते हैं जिससे कि वो दूसरे तरीके का स्टिमुलेशन देना चालू कर देते हैं, दूसरा सिस्टम चालू कर देते हैं। एंटीडायबिटिक हार्मोन है, उस टाइप की चीजें बनने लगती हैं। इसके सप्लीमेंटेशन में जहाँ जहाँ स्ट्रेस को ये बढ़ाएगा वहाँ के आसपास के भी किसी को खा लेता है। जैसे ये हार्ट है, हार्ट के आसपास के कार्डियक को भी हार्ट को भी इन्वॉल्व कर लेगा, साथ में मसल को भी इन्वॉल्व कर लेगा, बोन्स को भी इन्वॉल्व कर लेगा। तो इसको हम लोग स्टेज में बांट देते हैं। फर्स्ट स्टेज छोटा सा अगर असाइज हो, सेकेंड स्टेज 4 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर हो, थर्ड स्टेज 8 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, और फोर्थ स्टेज मेटास्टेटिस करते हैं। इसमें छोटे छोटे जो है कैंसर सेल्स पूरे होल बॉडी में ब्लड के थ्रू हर ऑर्गन में पाया जाता है, जिससे बोन पेन भी होने लगता है, लीवर में भी पहुंच जाता है। तो ये खतरनाक स्टेज होता है, इससे पेन बहुत होता है, और ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें पैसा बहुत लगता है, बचने की उम्मीद कम होती है। और पहली बीमारी है जो आदमी धनी आदमी को गरीब बना देती है, क्योंकि इसमें ये डेड केवल है कि बंदा बचेगा नहीं। तो अब इसकी मजबूरी में लोग इलाज कराते रहते हैं, और हम लोग नहीं कर सकते, इसमें इतना पैसा लगेगा। सर अच्छा, मेन कारण क्या होता है फेफड़े के कैंसर का? आपने स्मोक का जिक्र किया, हुक्का पीने का जिक्र किया, अन्य जो नशीली चीज है उसके खाने से होता है, या फिर अलग से कोई ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, जिससे ज्यादा चांसेस होते हैं लंग्स कैंसर के? देखिए कुछ पार्टिकुलेट होते हैं जिसको पीएम कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, जो ये स्मोक में होते हैं और कार्सिनोजेन होते हैं। और कमाल की बात है कि ये एसी के जो बाई प्रोडक्ट है जो एयर के उससे भी आता है तथा ब्रीथ में भी होता है। साथ में अगर बाहर घूम रहा है बंदा जहाँ पे बहुत तक सीएनजी वगैरह हो रहा है, उससे भी ये पार्टिकुलेट आ जाते हैं। डायग्नोसिस करके जहाँ कॉटन मिल है वहाँ कॉटन मिल में छोटे छोटे पार्टिकल्स आके अंदर जम जाते हैं। सिलिकोसिस बीमारी है जहाँ बालू जाता है वो उनसे आ जाता है, धुआं उड़ जाता है। तो मेन लेकिन ज्यादा टॉपिक जो है वो कार्सिनोजेन सिगरेट का है और बीड़ी का है। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है लंग टिश्यू को। और फाइनली रिपीटेड इसमें और वायरल का भी है, इस वायरस भी है जो कार्सिनोजेन को प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया से कैंसर नहीं होता वायरस। अब ये कोरोना वायरस हो सकता है आगे चल के क्या होगा अभी तो पता नहीं है, लेकिन ये भी डेंजरस। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि एक हेल्दी व्यक्ति को ये लगता है कि उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन बीमारी कब किसको पकड़ ले ये कहा नहीं जा सकता। कब आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाए, कब आप किसी बीमारी के शिकार हो जाए। लेकिन व्यक्ति को कैसी बीमारियों से बचना चाहिए, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी बड़ी घातक होती है। समझ में नहीं आता है कि कब उसे कैंसर हो गया, कौन सा कैंसर हो गया। हम सिर्फ लंग्स कैंसर की ना बात करके सभी कैंसरों की बात कर लें, ये ऐसी घातक बीमारी है जो जिंदगी को शॉर्ट कर देती है। तो नौजवानों को, बुजुर्ग को, बच्चों को कैसे बचना चाहिए, किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि स्मोक बहुत जरूरी है। स्मोक नहीं, ये कहा जाता है कि गर्म चीज को प्लास्टिक में ना रखे, जिससे रसायन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी होने के चांसेस होते हैं। जैसे आपने बिस्लरी वाटर लिया और गाड़ी में थोड़ा सा पी के छोड़ दिया, गाड़ी धूप में खड़ी है, तो वो भी कार्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है प्लास्टिक के इसके कारण। लेकिन आप किस चीज से आप बच पाएंगे? समस्या तो ये है जहाँ भी आप रखते हैं आप आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हैं, टेम्परेचर डिफरेंशिएशन है, दूसरा तरह के वायरस एक्सपोज है। इसके लिए महिलाओं में ये बड़ा कॉमन है, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ वैक्सीन भी बनाए हुए हैं। जैसे इसका जन्मानुओं के लिए कार्सिनोमा वायरस के हम लोगों ने बनाया हुआ है वैक्सीन, जिसका बच्चियों में 14 साल के भीतर हम लोग दे देते हैं, जिससे उन लोगों का सर्वाइकल कैंसर होना बंद हो गया है। उसी तरीके से आज या कल कभी भी एक कैंसर के भी वैक्सीन आ जाएगा, उससे भी बंद हो जाएगा। तीसरा जो है लंग कैंसर का भी आ जाएगा। लेकिन बचने का तरीका जब एक्सपोज होगा बंदा रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम केवल
इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, रोकना बड़ा मुश्किल। रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन सब के बीच में ये भी आपसे जानना चाहूंगी, एक्सरसाइज कितनी ज्यादा फायदेमंद होगी? जब किसी को अगर लंग्स कैंसर के सिम्टम्स स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं तो क्या वो एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकता है? वातावरण को अनुकूल बनाने से भी इस पर असर पड़ेगा? देखिए, एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी चीज है, रूटीन वर्क है। हाथ पाँव हिलाना जैसे बच्चा जब से पैदा होता है उसके बाद हाथ पाँव नहीं हिलाता है तो वो अपाहिज हो जाता है। इसका कारण यही है कि जब तक हर चीज यूज में है, आप नॉर्मल है, कोई चीज यूज कर दीजिएगा नॉर्मल हो जाएगा और बढ़ता जाएगा। आप चल फिर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके बॉडी हार्मोन बहुत एक्टिवेटेड है और बहुत से हार्मोन है जो प्रोटेक्टिव है, जैसे एड्रेनलिन है तो प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कई और भी हार्मोन जैसे या आज की डेट में देखें तो जीन मॉडिफाइड फूड्स हैं, जीएम वो भी करते हैं, जीएम भी करते हैं फूड्स को। आप देखिए वो सब मॉडिफाइड है, वो कार्सिनोजेन हो रहे हैं, तो हम लोग इसको प्रिवेंट कर रहे हैं कि अब जो ऑर्गेनिक कल्चर फ्रूट तैयार किए जाए, ऑर्गेनिक कल्चर ग्रेन तैयार किए जाए, गेहूँ चावल, इसीलिए क्योंकि खाद जो डीएनए कर दे रही है प्लांट डीएनए को। सेम चीज गायों में ऑक्सीटोसिन लगा के ज्यादा से ज्यादा दूध पैदा किया जाता है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन की तरफ मेल को बढ़ा रहा है, मेल में इम्पोर्टेंसी स्टार्ट हो गई है। दूसरा यही ओरल कंट्रासेप्टिव के भी इसमें कैंसर होने के बहुत चांसेस हैं। टेस्टोस्टेरोन लेके लोग अपने मोटे मोटे मसल्स बनाते हैं जाके जिम में, और उससे जो है इन लोगों को टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेटिक कैंसर बहुत ज्यादा होने लगा है। तो ये सब चीजें हैं। हल्का एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज जरूरी है जिससे कि आप ग्रोथ को रोक सकते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज नुकसानदेह है और कोई भी फूड सप्लीमेंट ज्यादा लेना भी इसके लिए घातक है। और डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि लंग्स में पानी आ जाना, क्या ये भी कैंसर के सिम्टम्स हैं क्या, या फिर ये अलग बीमारी? सबसे पहले लंग्स में पानी ट्यूबरकुलोसिस में आ जाता है और लंग्स कैंसर में भी आता है। तो इसमें भी झिल्ली एक होती है फेफड़े के पास, इसमें पानी जो है भर जाता है। तो पानी भरने के कारण जब आप पानी की टेस्ट करते हैं हम लोग, तो अगर पीले कलर का आता है, एक्स्ट्रा कलर का, तो ट्यूबरकुलोसिस होता है। लेकिन लंग कैंसर में ये रेड कलर का होता है, हेमोरेजिक होता है। तो उसके लिए हम लोग तुरंत टेस्ट के लिए भेज देते हैं और फाइनल डायग्नोसिस बना के उसका इलाज शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितना भी उसमें पानी निकालिएगा उतना ही वो बढ़ता जाता है। अच्छा, इसका उपचार कैसे होता है? यदि इसमें डिले हो गया, लेट हो गया, क्या ये बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर पता लगा है कि जो लंग्स में पानी आ जाता है सबसे ज्यादा महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि चेस्ट करने में महिलाओं में कम होता है, इसलिए फीमेल्स में कॉमन है। लेकिन देखिए देखा जाए तो मेल्स में ही ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्स भी सिगरेट और स्मोक और बाहर डस्ट के कारण वो परेशान रहते हैं लोग। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है तो थोड़ा बहुत पानी को निकाल दिया जाता है। बाकी सिस्टम जो है इसमें आप कीमोथेरेपी दीजिए, रेडियोथेरेपी दीजिए, बाकी इसमें लंग इम्प्लांटेशन करना बहुत मुश्किल है, तथा लंग सर्जरी भी कर सकते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट सर्जन बहुत अच्छे भी हैं, मेडिसिन वाले भी हैं और सर्जन भी हैं हमारे यहाँ दिल्ली में। कई हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन भी होता है, लेकिन कितना सक्सेसफुल है ये वही लोग बता सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये भी जानना चाहिए कि लंग्स कब कमजोर होता है, हमें खाने पीने का कैसे ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि एक वीक व्यक्ति में ही बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती है, तो अपने ऑर्गन्स को मजबूत करने के लिए खान पान का कैसे ध्यान देना चाहिए? देखिए, खान पान में लंग्स के लिए तो विटामिन ए और बी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों विटामिन जो है, बी जो है इसमें भी हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, और ए जो है मेम्ब्रेन को रीजनरेट करने के काम में बहुत बढ़िया आता है। इस चीज से बहुत बढ़िया है कि इसकी पायरेटरी मैंने हवा कट के निकालने की एक्टिविटी होना चाहिए। इसमें दो तरीका है, एक तो खूब हंसने की, हंसने से लीवर की स्टिमुलेट होता है, डायफ्राम मूवमेंट होता है, फिर इसमें से पफ के रूप में पफ रिफ्लेक्स अच्छा हो जाता है,
जिससे जमाव जो अंदर स्मोक्स में जमा होते हैं वो प्रॉपर के बाहर निकल जाते हैं। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लंग एक्सरसाइजेज के लिए हल्का फुल्का HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मुझे 50 मीटर दौड़े फिर उसके बाद इससे लंग एक्सरसाइज होने से बट मटीरियल है कि 100% लंग कैंसर की इंडेक्स और इंसिडेंस कम हो जाता है। एक सवाल सामने आ रहा है कि यदि कोई महिला के अंदर लंग्स प्रॉब्लम है और वो गर्भवती हो जाती है तो इस समय में कितनी सेंसिटिव उसकी लाइफ हो जाती है। यदि किसी बच्ची या बच्चे को जन्म देती है वो महिला, क्या वो खतरा उसके बच्चे में भी रहेगा जो खतरा महिला में? देखिए प्राइमरी स्टेज में तो नहीं रहता, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक तो नहीं रहता क्योंकि इस समय पूरे बॉडी में नहीं फैला रहता। लेकिन अगर अर्ली प्रेगनेंसी है और उसको कीमोथेरेपी दिया जाता है तो बच्चे को अवॉइड करा दिया जाता है क्योंकि कीमोथेरेपी नए टिश्यू को डैमेज करता है और ये बच्चा भी एक तरीके से नया टिश्यू है जो बढ़ रहा है यूट्रस में ग्रोथ में, इसलिए हम लोग अवॉइड करा देते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी स्टेज में है, सेकेंडरी स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में है और बच्चे की गेस्टेशनल पीरियड मैंने 17-18 महीने का है तो डिलीवरी कराने के बाद फिर कीमोथेरेपी वगैरह या रेडियोथेरेपी कराते हैं क्योंकि उस समय एक्सरे कराना भी बड़ा हाई प्रोटेक्शन लेकर किया जाता है। पूरे पेट की तरह तक लगा दी जाती है, फिर उसके बाद एक्सरे होता है क्योंकि स्कैन कराना मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश करते हैं हम लोग बच्चा इसमें अवॉइड हो जाए। और अगर पैदा होता है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। अगर जेनेटिक इसमें कोई DNA वेरिएशन होता है तो हो सकता है कि इसको भी कैंसर हो। अच्छा, अगर किसी में लंग्स कैंसर हो जाता है तो इस बीमारी को किस स्टेज में सबसे पहले ठीक करा लेना चाहिए? अगर कोई इस पर लापरवाही बरतता है या फिर तरह तरह की मेडिसिन लेकर ठीक करने की कोशिश करता है तो कितना घातक साबित होगा? देखिए इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप बढ़िया कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे बात करिए, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कीमोथेरेपी देना है कि नहीं, क्योंकि लंग कैंसर में 50% ठीक हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। हमने देखा है, हमारे खुद पेशेंट 2-3 ठीक हो गए काफी। बस उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दिया, प्रोटीन हाई इंटेक कर दिया, फैट बिल्कुल बंद कर दिया तथा कार्बोहाइड्रेट भी कम कर दिया, विटामिन बढ़ा दिया और कीमोथेरेपी 2-3 साल में एकदम सही हो गए और कोई रेडियोथेरेपी की कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज में बहुत मुश्किल होता है, फोर्थ स्टेज का मतलब मेटास्टेसिस पूरे बॉडी में फैल गया, ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो फर्स्ट और सेकंड में 50% से ज़्यादा ठीक। चलिए डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, आप टीवी 100 से जुड़े, कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला जी जुड़े हुए थे और लंग्स कैंसर के बारे में बता रहे थे कि कैसे किस तरीके से इसका इलाज होता है और कैसे बचा जाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।